चल रहा है ये पब्लिक के सामने। नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि समाधान यात्रा पर नीतीश कुमार हैं, उनकी यात्रा में व्यवधान लगातार जो है उनकी ही पार्टी के विधायक, माफ करिएगा, उनकी पार्टी के नहीं, जो अलायंस पार्टी आरजेडी के विधायक उन पर लगातार हमलावर हैं। सुधाकर सिंह को लेकर के नीतीश कुमार जब कहते हैं कि ठीक है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके आरजेडी की तरफ से उनको 15 दिन का नोटिस दिया गया है, लेकिन उस नोटिस में नीतीश कुमार का नाम तक नहीं है। दूसरी बात, चंद्रशेखर के बयान पर भी नीतीश कुमार ने टिप्पणी की, लेकिन उस बयान पर टिप्पणी के बाद आरजेडी की तरफ से इस पर खुल करके कुछ नहीं कहा गया। तेजस्वी यादव भी खुल करके कुछ नहीं कह रहे हैं, संविधान का उन्होंने हवाला दे दिया। तो कहीं ना कहीं जो बात निकल करके सामने आ रही है कि क्या बिहार की राजनीति में आरजेडी और जेडीयू में झुकने झुकाने की कोई होड़ चल रही है? क्या सिर्फ मौका और सत्ता पाने के लिए ये गठजोड़ हुआ है? क्योंकि जो सियासी बवंडर बिहार की राजनीति में उठ रहा है, उसको अभी फिलहाल अगर सुधाकर सिंह की बात करें तो कारण बताओ नोटिस दे करके उसको ठंडा कर दिया गया है। लेकिन ये सवाल मौजूद ये भी है कि कार्यकर्ताओं का जो दिल है वो वाकई आरजेडी और जेडीयू के कार्यकर्ताओं का दिल मिला है कि नहीं मिला है? ऊपर से तो सब ठीक लगता है, लेकिन आप देखेंगे कि जमीनी लेवल पर आज भी आरजेडी और जेडीयू के कार्यकर्ता दोनों एक दूसरे को दो ध्रुव में मानते हैं। इस पर हम आज चर्चा करेंगे बिहार तक पर, बिहार की बड़ी बहस के साथ कि आखिर सच में आरजेडी और जेडीयू में झुकने झुकाने की कोई होड़ तो नहीं है। हम स्वागत करेंगे, हमारे साथ रमेश तिवारी सर हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं आज तक के, डॉक्टर आलोक पांडे हैं। आलोक पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, और डॉक्टर संजय कुमार हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत है कहीं भी, जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे हम लोग इस बात पर, तो गठबंधन धर्म की एक मर्यादा होती है, आपको उसमें बन के रहना ही पड़ेगा, मतलब ये कहा जाता है अक्सर, और होना भी चाहिए। लेकिन जो मतलब एक तरह से कहें कि खुल करके दोनों दलों के बीच चीजें सामने आ रही हैं, उसको देख करके तो ऐसा नहीं लगता है कि ऑल इज वेल है अभी फिलहाल की स्थिति। गठबंधन धर्म की मर्यादा उस समय निभाई जाती है जब मर्यादा दोनों तरफ से निभाई जाए। नीतीश कुमार जी, ठीक है, अभी उनकी पार्टी ने कोई गलती नहीं की, लेकिन नीतीश कुमार जी गठबंधन के लिए वो सुटेबल व्यक्ति ही नहीं है। वो इतनी जल्दी पलटते हैं कि आरजेडी को ये भरोसा नहीं हो रहा कि नीतीश कुमार कब वापस चले जाएंगे। जेडीयू को ये लगता है कि अब 2025 तक हमने कह दिया कि आपके नेतृत्व में लड़ेंगे, तो 2 साल तो मुख्यमंत्री इनको रहने दो, हम नीतीश कुमार ही रहेंगे। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि नीतीश कुमार कह रहे हैं 2025 में बात करेंगे। अच्छा, तेजस्वी कह रहे हैं 2025 में, फिर बीजेपी के भाग जाएंगे, क्या गारंटी है? तो ये इस समय उनके पास मौका है कि आरजेडी के ऊपर ये दबाव, आरजेडी जेडीयू पर ये दबाव बनाए कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये सब कुछ दबाव की राजनीति है, और बिल्कुल सही है, नीतीश कुमार झुकते हैं, झुकाने वाला चाहिए। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है, और इसका जवाब हम अपने तीनों पैनलिस्ट से चाहेंगे। संजय सर, देखिए, कहा यह जाता है, आवाज कट रही है, आलोक जी आपसे जवाब ले लेते हैं। जो सवाल मेरा था, सवाल ये था आलोक जी, जो आपने मतलब जो सवाल मैंने रमेश तिवारी सर से पूछा, क्या आप ऐसे देखते हैं, क्या ये इस तरह की दबाव की राजनीति चल रही है? चूंकि नीतीश कुमार से कुछ बन नहीं पा रहा है फिलहाल की जो स्थिति देखी, और वो देश की राजनीति में जाने के लिए तैयार भी नहीं हो रहे हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है आरजेडी की तरफ से कि उन पर इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है। नहीं, मैं अपने दोनों पैनलिस्टों से सहमत हूँ कि ये भी सही है कि 17 साल की एंटी इनकम्बेंसी आरजेडी क्यों झेले, लेकिन ये भी इसमें एक साथ और जोड़ रहा है, अगर एंटी इनकम्बेंसी का इतना डर है तो सत्ता में क्या है? विपक्ष में बने रहते हो, फर्स्ट इलेक्शन में जाते हैं आप। तो इधर ये है कि तुम्हें सत्ता में भी रहना है, और सत्ता में रहते हुए भी तुम्हें विपक्ष की तरह बिहेव भी करना है। अगर तुम्हें नीतीश कुमार के साथ जुड़ने से इतना डर लग रहा है तो डिप्टी सीएम कहाँ हो? फिर छोड़ो पद और विपक्ष में प्योर आओ। ना तुम पुरुष ना तुम स्त्री, बीच में रहने क्या मतलब है? ना तुम विपक्ष में हो ना तुम सरकार में हो, सरकार में होते हुए विपक्ष की तरह बिहेव कर रहे हो, तो विपक्ष में होते हुए सरकार में आप नहीं रह सकते हैं। सरकार का एक चरित्र है, अगर आप सत्ता में हैं तो हैं, फिर आप सरकार के साथ दिखे। सरकार के अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं? आपको लगता है कि नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी हमारे बर्दाश्त के बाहर है, तो डिप्टी सीएम का पद और मिनिस्टेरियल मलाई क्यों खा रहे हैं आप सत्ता की? छोड़िए मलाई भी खाना है। यही सवाल है ना, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं आलोक जी, कि क्या ये मजबूरी या मौका परस्ती का गठबंधन है? जिस तरीके से, मतलब मैं अक्सर इस बात को पॉलिटिकल एक्सपर्ट से कहते सुनता हूं
चूंकि विचारधारा की बात आती है, नीतीश कुमार एकदम से समाजवादी विचारधारा के रूप में उनको प्रोजेक्ट किया जाता है। लेकिन अब जब वो आरजेडी के साथ हैं, और इसका जवाब हम आपसे भी चाहेंगे सर, संजय सर, कि कोई वैचारिक प्रतिबद्धता को रीत में जाना है, और अगर आप इस तरह से मतलब जनता के बीच जुड़ नहीं पा रहे हैं, सवाल यह है कि नीतीश कुमार की जो समाधान यात्रा चल रही है, इसमें वो जनता के बीच नहीं जा रहे हैं, भले लोगों से मिल रहे हैं, जनता को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अगर बिहार में ही ये कंडीशन है और खुल करके कह भी नहीं रहे कि वो मतलब कब जा रहे हैं, नहीं जा रहे, अभी केंद्र की मतलब देश की राजनीति की जब बात होती है, देश की यात्रा की जब बात होती है, इन सवालों को टाल जाते हैं। क्या वजह और क्या इसके तह तक जाने की कोशिश करते हैं, आप क्या मानते हैं इसे? नहीं, हेलो जी जी, आवाज आ रही है जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी को पहले तो अपनी शक्ति को टटोलना चाहिए। वो कितने शक्तिशाली है? नीतीश कुमार ने आखिर किस कीमत पर बिहार के मुख्यमंत्री रहे? नीतीश कुमार ने क्या कीमत दिया है बिहार? अब आप देखें, अगर बिहार में नीतीश कुमार 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इसकी कीमत किसको चुकानी पड़ी? इसकी कीमत सबसे ज्यादा चुकानी पड़ी जेडीयू को, क्योंकि जेडीयू नंबर 1 की पार्टी से नंबर 3 की पार्टी में कन्वर्ट हो जाती है। इस बात को नीतीश कुमार की बड़ी तारीफ की आती है कि 17 साल से मुख्यमंत्री है, और जबकि उनके पास इतना वोट बैंक नहीं है। लेकिन मैं हमेशा एक प्रश्न उठाता हूं कि सबसे ज्यादा बिहार में कीमत किसको चुकानी पड़ी? कीमत चुकानी पड़ी मुख्यमंत्री बने रहने का जेडीयू का। जेडीयू समाप्त की और तीसरे नंबर की पार्टी आ गई, जिसका मुख्यमंत्री 17 साल से हो, वो तीसरे नंबर की पार्टी में आ जाए, तो इसका तो नीतीश कुमार ने लगातार अपना जनाधार खोया है। कीमत नीतीश कुमार और ज्यादा चुका रहे कि नीतीश कुमार जानते सब कुछ हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं, और जब भी इस तरह का सवाल आता है पता नहीं क्या करके टाल जाते हैं। और गठबंधन के सवाल को भी, चाहे सुधाकर सिंह से जुड़ा हुआ सवाल हो या फिर जगदानंद सिंह से जुड़ा हुआ सवाल हो, हाँ, तो इस तरह के सवालों को वो अब टाल रहे हैं। और नीतीश कुमार बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। लंबे समय तक जब वो कोई बात टालते हैं तो बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आ जाता है। नीरज जी, मैंने तो आज उस प्रोग्राम में मैं था, और मैंने कहा था उनको एक पुरस्कार देना चाहिए, हमको कुछ नहीं पता है पुरस्कार। पहला पुरस्कार नीतीश कुमार को दिया जाए, ये टाइटल के साथ उन्हें तो एक पुरस्कार बिहार में शुरू करें, मुख्यमंत्री है, और पहला पुरस्कार स्वयं को दे। अगर उनको कुछ नहीं पता तो सत्ता में काहे हो भाई? आप सत्ता से क्विट करिए। अगर ये भी मैंने आज के प्रोग्राम में कहा कि अगर किसी ने महाभारत का सबसे बड़ा कैरेक्टर कौन था जो अंधे थे? हाँ, अगर किसी ने धृतराष्ट्र को नहीं देखा है तो नीतीश कुमार को देख ले। बिहार के आधुनिक धृतराष्ट्र हैं नीतीश कुमार जी। तो देखिए, लेकिन नीतीश कुमार जी, तो मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार ये जान चुके हैं कि बिहार की राजनीति में शायद वो लंबे समय तक अब प्रासंगिक नहीं रहने वाले हैं, उनके दिन बहुत लंबे समय तक नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी बनता है आलोक सर, देखिए, चूंकि जो लंबे समय से बिहार की राजनीति को देख रहे हैं और नीतीश कुमार के मतलब वो देख रहे हैं कि किस तरह से उनका राजनीतिक कदम होता है सर, नीतीश कुमार हमेशा से लोगों को अपने फैसले के लिए चौंकाते हैं। आलोक सर, फैसले के लिए चौंकाते हैं, और लगातार लंबे समय से जब वो बात कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, और इस तरह के दबाव आरजेडी की तरफ से भी, उनके विधायकों की तरफ से भी जब आ रहा है, नीतीश कुमार एक बार फिर से कहीं कोई बड़ा फैसला ना ले, और इसका खामियाजा जो है वो, अगर देखिए सरकार अस्थिर हो जाती है, स्थिर सरकार नहीं रहती है, तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। नहीं, मैं तो कई बार आपके प्लेटफॉर्म में ये भी मैं कह चुका हूं कि मैं अगर आरजेडी के ऊपर तय करता है कि आरजेडी जेडीयू का गठबंधन कितने दिन चलेगा, क्योंकि आरजेडी जिस लेवल पे दबाव बना रही है, और नीतीश कुमार का चरित्र है वो बहुत ज्यादा दबाव में नहीं रहते, तो वैसे भी वो आखिरी पारी खेल रहे हैं, सुसाइडल मोड में है, वो फिर बीजेपी के साथ चले जाएंगे, बैताल अपने उसमें पेड़ में जाके फिर लटक जाएगा। नीतीश कुमार जी को लंबे समय तक नहीं रोक सकते इस दबाव के साथ में, उनका कैरेक्टर नहीं है वो, क्योंकि अभी 5-6 महीने हुए हैं, नीतीश कुमार वेट कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे रामायण वाले, रामचरित वाले मैटर में लेके जो शिक्षा मंत्री के ऊपर जेडीयू का जो दबाव आया है, ये तो बीजेपी की पंच लाइन है ना, जेडीयू की नहीं है। यानी जेडीयू ने बीजेपी के लिए एक तरफ संदेश देना और बिहार के लोगों को भी संदेश देना शुरू कर दिया है कि अगर आरजेडी इसी लेवल पे दबाव बनाएगी तो जेडीयू के लिए दूसरे ऑप्शन पर वो विचार करने लगी है। और दूसरा, अभी गए तो है कुशवाहा जी दिल्ली,
तो मैंने बिहार तक में ही कहा था कि दिल्ली जाने के दो रीजन हो सकते हैं। कुशवाहा जी ये तो नीतीश कुमार के अंगत बनेंगे या फिर लंका के विभीषण बनेंगे। यानी या तो जेडीयू को तोड़ने के लिए गए हैं बीजेपी के पास, या फिर नीतीश कुमार के संदेश वाहक अंगत बन के गए हैं, भैया अब नहीं हो रहा, तुम कहो तो हम दोबारा आ जाए। तो बिहार में अभी आपको लगता है कि जो स्वीकार्यता होगी नीतीश कुमार को वो फिर से वो स्वीकारोक्ति मिलेगी क्या? भारतीय जनता पार्टी उनको वापस फिर, चूंकि लगातार बयानों का जो दौर हमने देखा, आलोक जी आप तो मजे हुए पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपको लगता है कि नीतीश कुमार के लिए फिर से वापसी का रास्ता इतना आसान हो जाएगा क्या? भले कुशवाहा प्रयास कर ले या ललन सिंह प्रयास कर ले। नहीं, कुशवाहा वैसे में उसमें ये भी कहा था, कुशवाहा शायद अपने लिए गए, नीतीश के लिए नहीं है, नहीं वो विभीषण बनने ज्यादा गए हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बीजेपी को 2024 में जब नीतीश कुमार के साथ मिले तभी कुछ उम्मीद है नीतीश कुमार से कि अगर बीजेपी को नीतीश का जेडीयू कुछ वोट भी मिल जाता है तो वो 40 में से 38-39 सीटें बिहार में जीत सकती है। लेकिन इस बार बस अंतर ये है कि नीतीश कुमार की शर्तों पर बीजेपी अब तैयार नहीं। बीजेपी कहती है कि नॉर्मल तरीके से आना चाहो तो ठीक है, अगर आप नॉर्मल तरीके से नहीं आते, अपने एरोगेंस अपने एटीट्यूड के साथ दोबारा लौटना चाहते हैं, तो इस बार बीजेपी एटीट्यूड बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर नीतीश कुमार थोड़ा पोलाइट होकर के और बीजेपी के अनुसार चलना चाहे तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि बीजेपी उन्हें स्वीकार, ऑन कैमरा नहीं कहेंगे बीजेपी के नेता, वो तो कहते जिंदा लाश है नीतीश कुमार। लेकिन मैं ऑफ कैमरा की बात बताता हूं कि बीजेपी के नेता इस बात के लिए तैयार हैं कि नीतीश कुमार आएंगे तो हम उन्हें स्वीकार कर लेंगे। मतलब हाँ, अभी वो ऑन कैमरा नहीं कहेंगे। सर इसको एक और पहलू से इसे जरा समझाने की कोशिश करिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी बिहार में एक साथी की, अदद साथी की तलाश है, और उसकी कमी जो है, कभी वो चिराग पासवान के जरिए पूरा करना चाहते हैं, कभी जो है वो जीतन राम मांझी के जरिए पूरा करना चाहते हैं, कभी जो है वो कुशवाहा पर डोरे डाले जाते हैं, कभी सहनी पर। हालांकि अब तक कुछ स्पष्ट रूप से हो नहीं पाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ना तो मुकेश सहनी से मतलब कोई दिक्कत है, ना तो उपेंद्र कुशवाहा से कोई दिक्कत है, और ना ही मतलब जीतन राम मांझी जैसे जो छोटी पार्टियां हैं उनसे कोई दिक्कत है। अदद साथी की तलाश तो भारतीय जनता पार्टी को भी है, और इससे परहेज नहीं हो सकता। रमेश तिवारी सर, आपकी टिप्पणी, फिर चलेंगे आलोक सर के पास। देखिए आशीष, क्यों नहीं बढ़ा लेते हैं कर रहे हैं। सवाल चूंकि ये है कि मतलब अगर उनको जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी को भी छोटे साथियों की जरूरत है, और इसकी जुगत में वो है। अगर कुशवाहा भी वापस आना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आसानी से उसको स्वीकार कर लेंगे। और अभी वर्तमान दौर में देखिए, चाहे चिराग पासवान को भी जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिल जाती है बिहार में, मांझी के खिलाफ भी कुछ नहीं बोला जाता है, तो क्या आप देखते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट आगे आने वाले कुछ महीनों में जो बिहार की राजनीति में होने वाला है 2025 और 2024 दोनों को ध्यान में रखते? मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दो प्लान ए प्लान बी में चल रही है। प्लान ए ये है कि नीतीश के साथ अगर नीतीश कुमार आते हैं, पोलाइटली आते हैं, अपना ईगो छोड़ के आते हैं और आखिरी पारी खेल रही है, बीजेपी सोचेगी चलो जेडीयू का पूरा वोटर, पूरी जेडीयू हम अपने में मर्ज कर लेंगे, इस प्लान के साथ अगर आते हैं तो नीतीश को स्वीकार कर लेंगे। सपोज दैट नीतीश कुमार अपने ईगो में बने रहा, आरजेडी के साथ ही है, तो बीजेपी क्या करेगी, नीतीश कुमार से जितने असंतुष्ट लोग हैं, कुशवाहा से लेकर जितने भी लोग हैं, उन सबको मिला करके और फिर बिहार के चुनाव में जाएगी। अब प्रश्न था कि बीजेपी अकेले चुनाव में क्यों नहीं जा रही है। देखिए 17 सालों में नीतीश कुमार ने बीजेपी की लीडरशिप को इसी शर्त पे रहे कि लीडरशिप को डेवलप ही नहीं होने दिया। बड़ी लीडरशिप बीजेपी, देखिए बीजेपी के पास दूसरे नंबर की पार्टी है और वोट परसेंट के आधार पर नंबर 1 की पार्टी है बिहार में। लेकिन आप देखिए कि नीतीश कुमार ने जिस तरह की मनमानी की बीजेपी के साथ में, बीजेपी के पास कोई बड़ा लीडर नहीं खड़ा होने दिया नीतीश कुमार जी ने। तो बीजेपी का आत्मविश्वास बहुत मजबूत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की भी गलती रही होगी ना सर, बिल्कुल नहीं। आपका लीडरशिप खड़ा हो जाता है बिहार में, जैसे ही कोई बड़ी लीडरशिप की बात होती है, सुशील मोदी को आप केंद्र में भेज देते हैं, राज्यसभा भेज देते हैं। बड़ा नेता तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद पनपने नहीं दिया वहां पे। नहीं, सुशील मोदी तो नीतीश कुमार की छाया थे, इसीलिए उन्हें दिल्ली भेजा गया है, क्योंकि बीजेपी बहुत असंतुष्ट थी कि सुशील मोदी तो बिल्कुल नीतीश कुमार के पीछे चलते हैं, आगे चलते हैं नहीं है, बगल में भी नहीं चलते हैं। तो सुशील मोदी के लिए तो ये कहा जाता है कि उन्होंने बिहार में बीजेपी का कैडर खुद डेवलप नहीं होने दिया नीतीश कुमार के कहने पर, इसीलिए उन्हें केंद्र भेजा गया है। नीतीश कुमार से वो अलग नहीं है, वो बीजेपी में होते हुए भी नीतीश कुमार जैसे ही है, नीतीश कुमार के हनुमान कह सकता हूं मैं उन्हें।
इसीलिए बीजेपी का कैडर नाराज था और उनकी इसी नाराजगी का कारण उन्हें झेलना पड़ा और केंद्र की राजनीति में आए, जहां तक मेरे पास ये जानकारी है। इस नीतीश कुमार ने बड़ी अपनी शर्तों पे बीजेपी के साथ रहे। अब बीजेपी क्यों बर्दाश्त करती रही? इसीलिए कि बीजेपी को लालच था कि नीतीश कुमार के पास सेकंड नंबर की लीडरशिप जेडीयू में है नहीं, तो जब तक नीतीश कुमार बने रहे, जब रिटायर होंगे तो पूरी की पूरी जेडीयू हमें मिल जाएगी और सारा बिहार में हम फिर आरजेडी को अच्छी तरह, क्योंकि जब जेडीयू मिलेगा तो जेडीयू का वोटर भी स्वाभाविक रूप से बीजेपी को ही मिलेगा, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू स्वाभाविक साझेदार हैं। क्यों? क्योंकि जो जेडीयू का उदय हुआ वो लालू यादव के जंगल राज के अगेंस्ट सुशासन बाबू हुए ना। आज क्या हुआ कि सुशासन जंगल राज से मिल गया। देखिए सर, कुछ ना कुछ तो डील हुई होगी, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि 4 महीने के लिए सत्ता में आए होंगे इस डील के साथ कि 4 महीने बाद इस तरह की चीजें हुई होंगी। तेजस्वी यादव भी अगर डिप्टी सीएम बने या सत्ता में आना उन्होंने स्वीकार किया, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं, आगे अगर हम जाते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी जो है उनको भी झेलना पड़ेगा, तो तेजस्वी और नीतीश में कुछ ना कुछ तो डील हुई होगी, जो एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स के लिए बिहार में वो डील हुई होगी। और अब जो है उस चीज को वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं दोनों दलों के नेता, क्योंकि जमीन पर दोनों कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिले। नहीं, लॉन्ग टर्म डील हुई होगी या नहीं हुई होगी ये तो कयास है, लेकिन जितना नीतीश कुमार के चरित्र को मैं जानता हूं, वो प्रेजेंट में लॉन्ग टर्म डील स्वीकार करने से रहे नहीं होंगे कि बस तो अभी हम बनेंगे और हम केंद्र की राज में चले जाएंगे, तुम सीएम बन जाओगे। मुझे इसकी उम्मीद कम है। ये हम लोग कयास लगा रहे हैं। जो उन्हें नीतीश कुमार ने बनाना था, तेजस्वी को डिप्टी सीएम बना दिया और ये कह दिया कि 2025 में हम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लड़ेंगे। यानी अभी आप 2 साल तक डिप्टी सीएम रहिए और सत्ता की मलाई का सुख लीजिए, मैच्योर होइए, परिपक्व होइए, 2 साल बाद हम रिटायरमेंट लेंगे और आराम से आप लॉन्ग टर्म राजनीति करिए। लेकिन आरजेडी को लगता है कि नीतीश कुमार की इतनी क्रेडिबल नहीं है कि 2 साल बाद भी जो आज कहा है इन्होंने, वो 2 साल बाद भी उसमें स्थिर रहेंगे। आरजेडी को मैं इस बात को समझना चाह रहा हूं और बिहार के दर्शक भी, बिहार के लोग भी इस बात को समझना चाह रहे होंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि तेजस्वी यादव भी उनके मूड को तो जरूर भाफा होगा उन्होंने कि आरजेडी के साथ गए, फिर वापस आ गए, फिर बीजेपी के में मिल गए। तो मतलब ये जब डील हुई होगी तो आरजेडी के नेता, आरजेडी के कार्यकर्ता कुछ तो सोच समझकर ये निर्णय लिया होगा ना नीतीश कुमार के साथ जाने का। नहीं, देखिए इसमें देखिए राजनीति में क्या, पहला तो सोचा समझा निर्णय कि सत्ता मिल रही है तो सत्ता का सुख भोगे, क्योंकि राजनीति जो है सत्ता रूपी भू पर उर्वर होती है। अगर सत्ता से बहुत दिन तक दूर रहेंगे तो वैसे ही फर्टाइल नहीं रहेंगे। और उन्होंने सोचा कि भैया, इसीलिए देखिए आपका बयान देखिए, वो एक साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका निभा रहे हैं। सत्ता पक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं और विपक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं। वो इसीलिए निभा रहे हैं कि भैया नीतीश कुमार को भरोसा है तो सत्ता में भी बने रहो और विपक्ष। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बिहार की राजनीति चल रही है और मतलब आप सुन पा रहे हैं सर? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं। सवाल ये है कि आरजेडी इसलिए राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार को भेजना चाहती है क्योंकि उसको सीधा सीधा फायदा जो है वो, अगर नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में जाते हैं तो इसका सीधा फायदा नीतीश कुमार को का पूरा फायदा आरजेडी को मिलेगा। लेकिन अब नीतीश कुमार वहां जाने से अभी बच रहे हैं, क्योंकि देखिए देश की यात्रा की भी जब बात होती है, नीतीश कुमार कहते हैं कि अच्छा ठीक है आने वाले दिनों में देखेंगे, अभी तो बजट सत्र शुरू होने वाला है उसके बाद देखेंगे। तो आरजेडी के अंदर जो, क्योंकि ये देखिए आप ध्यान करिए, जगदानंद सिंह वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नीतीश का नाम सुझाया था कि केंद्र की राजनीति के लिए। अब जब इन्होंने एक सीमा रेखा खींच दी है कि 2025 तक बने रहना है, तब आरजेडी की तरफ से अंदर से ये कुलबुलाहट निकल करके आ रही कि नहीं भैया ये तो फिर तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव। इसको राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से अगर हम समझेंगे तो सूत्र वहां है। जब नीतीश कुमार जी बीजेपी छोड़ करके आरजेडी के साथ गए और ये सोचा कि हम केंद्र की राजनीति में जाएंगे, केंद्र की राजनीति में जाते हुए मुख्यमंत्री का पद त्याग देंगे ऐसा उम्मीद नहीं करता था मैं, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री का पद त्याग देंगे तो भारत भ्रमण में जेट का उपयोग नहीं कर पाएंगे। उनको मुख्यमंत्री रहते हुए ही चुनाव भाई किस स्तर से वो घूमेंगे? फिर क्या वो हवाई यात्रा में शेयर करके घूमेंगे क्या? कोई पद तो उनके पास होगा नहीं। इसका मतलब हम ये उम्मीद करते हैं कि वो भारतीय राजनीति में जाने पर भी मुख्यमंत्री बने रहते, तभी तो घूम पाएंगे ना। बिहार का मुख्यमंत्री प्राइवेट जेट का उपयोग करेगा। निकाले जाए इस बयान के क्या मतलब निकाले जाए? आरजेडी की तरफ से हमेशा कहा जाता है कि अभी जो हमारा मुख्य लक्ष्य है वो 2024 है। 2024 यानी केंद्र के चुनाव में, मतलब अगर सरकार जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती के साथ है, क्योंकि आरजेडी का सीधा फोकस है कि
इसका आंसर मैं बता देता हूँ। वो कह रहे 2024 का फोकस तो नीतीश कुमार केंद्र जाए, हम 25 की बातें नहीं करें जी, केंद्र जाए। और नीतीश कुमार बिहार में चपक गए। केंद्र में सफलता नहीं मिलती है, ये मिलती है ये तो जनता तय करे। नहीं, वो जनता तय करे। देखो वो मिलने ही नहीं है। नीतीश कुमार 45 विधायक लेके बैठे हैं, उनको कौन भारत का प्रधानमंत्री बना देगा? लेकिन तुम बिहार छोड़ो, ये है 24 में लक्ष्य। सीधा मैसेज ये है, क्योंकि देखो आरजेडी भी कोई केंद्र की चुनाव की खिलाड़ी नहीं है, राज्य स्तर की पार्टी है, राज्य में की खिलाड़ी है। जेडीयू भी राज्य स्तर की पार्टी है, तो राज्य स्तर का पार्टी अगर केंद्र की बात करता है तो सीधा संकेत है कि अब आप घर खाली नहीं। तो वो सब्जबाग जो नीतीश कुमार को दिखाया जा रहा है कि आप केंद्र की राजनीति में चले जाइए, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि तेजस्वी को कमान सौंप दीजिए। बिल्कुल तो इसी पिच भाई तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि तुमको एक हम प्रधानमंत्री बना देंगे, नया आयरलैंड खरीद के दे रहे हैं, आइलैंड खरीद के दे रहे हैं, और वहां तो एक पेड़ों नहीं है। नीतीश कुमार को ये कहना कि दिल्ली की राजनीति में जाके सरवाइव करो, दिल्ली की राजनीति में फर्टिलिटी कितनी नीतीश कुमार के लिए। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रहे थे तो नीतीश कुमार के लिए कुछ बन सकता था संभावना। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया है। इस बात को भी समझाइए कि राहुल गांधी के पॉलिटिक्स को देखें तो उन्होंने तमाम विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया। इवन बहुत सारे लोगों ने इस पर अपनी बात भी रखी, कई विपक्षी नेताओं ने इस पर खुलकर बोला भी, सराहना भी की इवन कई नेताओं ने, और अंत में जेडीयू की तरफ से भी ये बयान आया। लेकिन ये नीतीश कुमार से जब भी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सवाल पूछा गया, वो अनकंफर्ट रहे। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता, और उन्होंने कई बार ऐसी खबरें चलाई भी, दिखाई भी दर्शकों को। नीतीश कुमार एक अपने इमेज को लेकर के हमेशा से एक ऐसे नेता रहे हैं जो ये देखते हैं कि हमारा इमेज कहां डेवलप हो रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो की सफलता जो थी वो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं परेशान करती थी। एक्चुअली क्या है कि राजनीति में संख्या से और वोटर तो एक ही उतना ही है। अब अगर राहुल गांधी बड़े होंगे तो कीमत कौन अदा करेगा? भाई जब क्षेत्रीय दल बड़े हुए तो कीमत अदा किया कांग्रेस पार्टी ने। अब अगर कांग्रेस पार्टी बड़ी होती है तो उसकी कीमत भी क्षेत्रीय दल ही तो अदा करेंगे ना, और उसमें जेडीयू भी करेगी, आरजेडी भी करेगी, समाजवादी पार्टी भी करेगी, जितनी भी क्षेत्रीय दल है। और मैं ये बात बहुत प्लेटफॉर्मों में कह चुका हूं कि जब कोई व्यक्ति इतनी लंबी यात्रा करेगा भारत की तो वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं रहेगा। राहुल गांधी अब वो व्यक्ति नहीं जो चुनाव यात्रा के पहले थे। आप उनसे सहमत हो असहमत कोई व्यक्ति अलग बात, लेकिन राहुल गांधी में पैनापन आ गया है, और वो पैनापन नीतीश कुमार के लिए खतरा है। उस तलवार से नीतीश कुमार का जो भविष्य की महत्वाकांक्षी है, राहुल गांधी रूपी तलवार से नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा कट चुकी है। केंद्र की राजनीति का वो स्कोप नहीं रहा है। अब नीतीश कुमार सोचते हैं कि भाई ठीक है हम प्रधानमंत्री बनते ना बनते, लेकिन कम से कम हमारा एक स्कोप तो होता। अब प्रधानमंत्री को स्कोप है नहीं, और बिहार की सत्ता भी छोड़ के चले जाएं तो 17 साल से सत्ता के साथ रहे, कंफर्टेबल सत्ता के साथ में, अब वो सत्ता अचानक छोड़ दे, ये संभव नहीं है। नीतीश कुमार को बिहार का जलालुद्दीन खिलजी इतनी आसानी से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है रमेश तिवारी सर, एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं, चूंकि मतलब जब मैं सवाल पूछ रहा था तो आप मुस्कुरा रहे थे। लालू प्रसाद का जो बयान कांग्रेस पार्टी को लेकर के आता है, विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर के, लालू यादव ये कहते हैं कि जो विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, इतिहास उनका मूल्यांकन करेगा, और वही लालू प्रसाद, वही जगदानंद सिंह और वही आरजेडी नीतीश कुमार के लिए एक सुर में कहते हैं कि प्रधानमंत्री। ये सिर्फ एक शगुफा है या फिर एक लॉलीपॉप है, जिसको बिहार की भाषा में कहें कि नीतीश कुमार के लिए वो शब्द तो बोल रहे हैं। अमिताभ जी कल लेमन जूस बता रहे थे, लेमन जूस। देखो हमारी दादी कहती थी, पाल पाल मैं हुई हो तो खा काल, यदि तुम मुझे पालो मैं तुम्हारे लिए काल बनूंगा। तो अब नीतीश कुमार जी पाले, सत्ता में लाए हैं, काल तो बनेंगे ही। और दूसरा जो वो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो करोगे उसका 1000 गुना ज्यादा मिलेगा। तो भैया नीतीश कुमार जी बोए हाथ काट रहे हैं, तुमने सबको डिच किया, अब तुम्हारा नंबर है, तुमने भी सबके साथ वही किया है, तो अब तुम्हारा नंबर है। तो तुम जो बेचारे, ठीक है, तो बेचारे सीएम है। दोनों मेहमानों का आशीष एक लाइन, आशीष ललन सिंह ने, आज मैं बोल नहीं पाया तो मेरे अंदर हिलकोरे, मेरे अंदर भी नहीं। ललन सिंह ने कहा था या शिवानंद तिवारी ने कहा था एक वक्त, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं है।
तो ये हम लोग की बात नहीं है। अब ये तो खैर ठीक है, बिहार राजनीति में जनता 24 और 25 के लिए तैयार बैठी है कि उनका मैंडेट क्या होता है, क्या एक बार फिर से सरकार रिटेन होती है, कि तेजस्वी यादव को बिहार की जनता कमान सौंपती है, या फिर एकला चलो की नीति पर भारतीय जनता पार्टी है उसको सत्ता का ताज वो जनता के द्वारा पहनाया जाता है। लेकिन मुद्दा ये है कि आरजेडी और जेडीयू में जो एक होड़ चल पड़ा है, जिस तरीके से दोनों नेता आपस में दोनों पार्टियों के नेता आपस में बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो है महागठबंधन को असहज कर रहा है। रमेश तिवारी सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आलोक पांडे सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए। तो आपको